क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित है अपनी वीडियो लेकर, जो कि रिलेटेड है एमसीक्यू सीरीज इकोनॉमिक्स से। इससे पहले हम 10 पार्ट्स बना चुके हैं, ये आपका 11वां पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते बिना कुछ देर किए। जैसा कि सामने देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महालनोबिस विकास मॉडल की विशेषता थी। तो पीसी महालनोबिस आपने इनके बारे में पिछली वीडियोस में पढ़ ही लिया है। और पीसी महालनोबिस नेहरू जी के साथ मिलकर के इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना पर सबसे ज़्यादा काम किया था। आपको मैं ये बात बता देता हूँ। तो अब जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इसने बोला है कि पीसी महालनोबिस विकास की मॉडल की विशेषताएं कौन सी हैं निम्नलिखित में से। इन्होंने आर्थिक योजना के विकास पर बल दिया था, या फिर इन्होंने उद्योग आधारित वस्तु उत्पादन पर बल दिया था। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जरूरी बात क्या है। जब आप इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीसी महालनोबिस का मॉडल क्या था। यानी कि जब नेहरू जी ने महालनोबिस के साथ मिलकर के ये मॉडल बनाया द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, तो इसमें इन्होंने क्या बात रखी थी। तो इसमें इन्होंने क्या करा था, महालनोबिस के साथ मिलकर के इन्होंने बोला था कि हमें पूरी तरीके से आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए बल देना है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ जो होती है, हमें उस पर बल देना है। जो इन्होंने नाम रखा था, उसका नाम भी यही रखा था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, जो कि 1956 से 1961 के बीच में था। जो हमारा सेकंड प्लान था वो आपका 1956 से लेकर के 1961 के बीच में था। और नेहरू जी ने महालनोबिस के साथ मिलकर के यही बात पे जोर दिया था कि आप रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर के आएंगे। ठीक है, मतलब योजना ऐसी बनाइए कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आए। तो इन्होंने क्या करा था, इस योजना के तहत इन्होंने पूरी तरीके से बल दिया कि आर्थिक रूप से हम आगे बढ़े, पहली बात। दूसरा ये था कि इससे आर्थिक रूप से आगे बढ़े और बेरोजगारी भी समाप्त होती रहे। तो बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए इन्होंने औद्योगिक उत्पादन वस्तुओं, जो मतलब जैसे औद्योगिक आधारित वस्तुओं के उत्पादन पर ज्यादा बल दे ताकि रोजगार ज्यादा उत्पादित हो। साथ ही साथ आर्थिक नियोजन पे तो बल था ही। तो ये दोनों आंसर इसके करेक्ट हैं। ठीक है, अब मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि क्वेश्चन ऐसा एज इट इज नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, देखिए बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी। महालनोबिस विकास मॉडल क्या है, पहले ये पता लग गया। 1956 से 1961 के बीच में ये हुआ था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, ये पूछ सकता है। या फिर ये पूछ सकता है कि महालनोबिस मॉडल कौन से पंचवर्षीय योजना में था, तो दूसरी में। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता लग गया कि आंसर है दोनों, यानी कि सी आंसर इसका करेक्ट है। यहाँ पे आंसर दे रखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका हिंट दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ लें। जो मैंने बताया लगभग वैसी ही बातें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है समाजवादी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो आपको समाजवादी आर्थिक प्रणाली के बारे में, यानी कि समाजवादी व्यवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर सभी आर्थिक क्रियाओं पर पूर्ण रूप से सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, और सरकार क्या करती है, सरकार लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करती, समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा, वस्तुओं का उत्पादन लोगों की क्रय क्षमता के आधार पर होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोगों की क्रय क्षमता मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपने एक पॉलिसी पढ़ी हो एलपीक्यू। तो एलपीक्यू में आपका लाइसेंस और आपका परमिट और कोटा था। तो वहां पे सरकार ने निर्धारित कर रखा था कि आप कितना उत्पादन करेंगे या आप कितना पैसा निवेश करेंगे। तो इसका मतलब कि वस्तुओं का उत्पादन लोगों की क्रय क्षमता पर आधारित हो, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन सरकार के निर्णय पर आधारित होता है, पहला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे उसने पूछ रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो पहला तो बिल्कुल भी सत्य नहीं लग रहा है। दूसरे पर आते हैं, दूसरा कह रहा है उत्पादन के घटकों पर निजी क्षेत्र और सरकार का स्वामित्व था। देखिए, निजी क्षेत्र और सरकार का स्वामित्व मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट गलत है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, वस्तुओं के उत्पादन पर व्यक्तिगत इच्छाओं को महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत इच्छाओं को महत्व नहीं दिया जाता। सरकार निर्णय करती है कि किस चीज का उत्पादन किया जाएगा। और वो कैसे निर्णय करती है, वो ये देखती है कि अर्थव्यवस्था देश में गरीब तबके के लिए और अमीर तबके के लिए कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना अनिवार्य है। ज्यादातर गरीब तबके की भलाई का काम इसमें किया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो सरकार स्वयं निर्णय लेती है। और बल्कि आपका अब तो योजना आयोग की समाप्ति हो गई है, वरना केंद्रीय योजना अधिकारी समाजवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय लेता था कि किस वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में होगा। जब क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या का समाधान हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय योजना अधिकारी यह निर्णय लेता है कि किसका उत्पादन या क्या उत्पादन और कैसे उत्पादन किया जाएगा। तो यहाँ पर व्यक्तिगत इच्छाओं का महत्व बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। इसका आंसर होगा ये तीनों ही पॉइंट गलत है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगले क्वेश्चन से पहले इसका हिंट दे रखा है और इसका आंसर दे रखा है, जैसा कि इनमें से कोई नहीं तो वो तो ठीक ही है, लेकिन इसका हिंट यहाँ दे रखा है, आप एक बार इसके हिंट को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रशुल्क यानी कि टैरिफ या कोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1991 में या 1991 से जो पहले हमारे यहाँ पॉलिसी थी उसका नाम था LPQ, और 1991 के बाद हमारे यहाँ पर आ गई LPG। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो इससे पहले वाला जो था प्रशुल्क, टैरिफ और कोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लाइसेंस पॉलिसी जो थी और परमिट्स थे और जो कोटा था उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रशुल्क, टैरिफ और कोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित करता है, वही कोटा आयात की मात्रा पर अंकुश लगाता है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रशुल्क की बात की जा रही है, जब प्रशुल्क की बात की जाती है तो प्रशुल्क लगता है वस्तुओं पर। जो आयातित वस्तुओं पर अगर प्रशुल्क लग रहा है तो उसके मूल्य प्रभावित होगा, सीधी सी बात है, उसकी कीमत महंगी हो जाएगी। और वहीं कोटा आयात की मात्रा पर अंकुश लगाता है। हाँ, कोटा जो होता है निर्धारित कर जाता है कि आप कितना वस्तु यहाँ पर भेजेंगे, तो वो पहले से निर्धारित है। तो ये आने वाले वस्तु जो आयात हो रहा है उसकी मात्रा पर अंकुश लगा देता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरे पर आते, दूसरा बोल रहा है कि प्रशुल्क और कोटे से आयात पर अंकुश लगता है और घरेलू फर्मों की रक्षा होती है। बिल्कुल ठीक बात है, प्रशुल्क और कोटे दोनों से आयात पर तो अंकुश लगता ही है। कोटे का मतलब क्या होता है? कोटे का मतलब होता है आपने रिजर्व कर दिया कि आप इतना ही वस्तु माल यहाँ पर बेच सकते हैं, या विदेशी लोगों को FDI के लिए बोल दिया केवल आप इतना ही पैसा यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। ये कोटा हो गया। प्रशुल्क आपको पता है एक तरीके से टैक्स जो बाहर से बाहर आयात हो रहा है हमारे यहाँ पर उस पर। तो प्रशुल्क और कोटे से आयात होता है और इसकी वजह से क्या होता है, घरेलू फर्मों को संरक्षण प्रदान होता है। बाहर से जो वस्तु आ रही है अगर उस पर प्रशुल्क लग जाएगा तो वो वस्तु महंगी हो जाएंगी, इस वजह से घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और घरेलू वस्तुओं की रक्षा होगी और घरेलू वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी। तो ये दोनों ही पॉइंट सही है। पूछा कौन सा सत्य है, तो दोनों ही पॉइंट सत्य हैं। ठीक है, आप इसका आंसर देख सकते हैं, दोनों ही पॉइंट सत्य दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो अब एक बार इसका अगर आप ऑप्शन देख लें, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप एक बार पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हिंट पढ़ लीजिएगा। आपको पूरे YouTube पर कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी MCQ सीरीज की जिसमें हिंट दे रखी हो। और हिंट क्यों जरूरी है मैं आपको फिर से बता दूं। इन क्वेश्चंस की हिंट इसलिए जरूरी है जब आप 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए नहीं है, MCQ के लिए नहीं है, लेकिन जब आप थियोरेटिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये वाली चीजें याद होनी चाहिए। ऐसी चीजें याद होने से आप क्वेश्चन में ज्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, खास करके हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो पूरा फोकस करिएगा इन्हें पढ़ने का। बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन की ही तैयारी नहीं करा रहा हूं मैं यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पे 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं आपके। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको पूरे यूट्यूब पर इकोनॉमिक्स 12th क्लास की ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी MCQ से लेकर के 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए। जो हम ये MCQ सीरीज पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं पूरे यूट्यूब पर। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लघु उद्योग के बारे में यहाँ पर देखिए संदर्भ में विचार कीजिए। ये अधिक श्रम प्रदान होते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात कही है कि लघु उद्योग ज्यादा श्रम प्रदान करते हैं, ज्यादा रोजगार देते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये बड़े औद्योगिक फर्मों से प्रतिस्पर्धा करने में सफल हैं। तो बड़े उद्योग जो होते हैं इनसे प्रतिस्पर्धा करने में असफल होते हैं। ये बड़े फर्मों से इनकी रक्षा की जाती है। ठीक है, क्योंकि बड़े फर्मों से अगर ये भिड़ गए तो इनको बिल्कुल भी सफलता हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है, बड़े उद्योग फर्मों से प्रतिस्पर्धा करने में सफल हैं। ये पॉइंट गलत है। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, दूसरा पॉइंट बिल्कुल गलत है। अब तीसरा बोल रहा है इसमें अधिकतम 5 करोड़ तक निवेश किया जा सकता है। तो देखिए लघु उद्योगों की जो निवेश सीमा है अब जो है वो 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ है। 25 लाख से लेकर के 5 करोड़। तो ये बिल्कुल सही बात बताई है इन्होंने कि इसमें अधिकतम 5 करोड़ तक निवेश किया जा सकता है। तो आंसर जो हो गया वो पहला और तीसरा सही है, यानी कि सी आंसर हो गया और इसमें दूसरा आंसर गलत है। ठीक है, अब देखिए हाइड आंसर्स में दे रखा है कि आंसर डी यानी कि 1 2 3 तीनों सही हैं। ये आंसर गलत दिया हुआ है। इसमें केवल आप ये लगाएंगे कि पहला और तीसरा सही है। अब एक बार इसका हाइड आंसर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हाइड आंसर में कंफ्यूजन है। दूसरे में तो यहाँ लिखा हुआ है लघु उद्योग बड़ी औद्योगिक फर्मों से प्रतिस्पर्धा करने में असफल होते हैं, जो कि मैं बता रहा हूं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बड़े औद्योगिक फर्मों से प्रतिस्पर्धा करने में सफल होते हैं। तो ये गलत है स्टेटमेंट, इसीलिए आंसर इसका सी हो गया। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जो दे रखी है ये आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय औद्योगिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर नियंत्रण किया गया। ये पॉइंट सही है या नहीं है?
द्वितीय पंचवर्षीय योजना मैंने अभी आपको बताया, जिसका मॉडल महालनोबिस ने दिया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो उस पर भारी उद्योग पर नियंत्रण किया गया था कि नहीं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल किया गया था, क्योंकि उद्योग जो इंडस्ट्रीज थी उसी पे पूरा फोकस किया गया था। हमारा टर्म ही ये था कि हम पूरी तरीके से उद्योगों को मतलब आगे बढ़ाएं। मैंने आपको बताया भी था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने पॉलिसी लेकर के आए थे, जो पीसी महालनोबिस 1956 से 61 के बीच में। तो यहाँ पर भारी उद्योगों को नियंत्रण करने की बात कही थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है निजी उद्योगों को लाइसेंस पद्धति द्वारा राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। अब देखिए बात क्या थी, जब हमने वहां पर पॉलिसी बनाई LPQ, तो वहां पर हमने लाइसेंस परमिट को बड़ा चढ़ा करके रखा। तो होता क्या था कि भारतीय उद्योगों को 3 वर्गों में हमने बांट दिया था। प्रथम वर्ग के उद्योगों को तो राज्य का नियंत्रण था, दूसरे वर्ग के उद्योगों को निजी क्षेत्र का नियंत्रण था, और तीसरे वर्ग के जो उद्योग थे वो मिलकर कार्य करते थे, मतलब द्वितीय और तृतीय तीनों सरकारी क्षेत्र मिलकर के कार्य करते थे उसमें। ठीक है। तो तीसरे वर्ग में निजी क्षेत्र के उद्योगों को शामिल किया गया था, जिन पर राज्य लाइसेंस पद्धति के माध्यम से ही नियंत्रण रखता था। तो पूरा फोकस यही था कि आप निजी क्षेत्र पे नियंत्रण रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि निजी क्षेत्र को मतलब बिल्कुल बिना लाइसेंस के आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। और मैंने आपको एक बात और बताई थी जब हम पढ़ रहे थे कि आप उस समय देखिए, अगर आपने रेडियो तक ले रखा है ना, तो रेडियो तक का आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। जो रेडियो लेकर के घूमते थे तो रेडियो तक का आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, और वो लाइसेंस आपको पोस्ट ऑफिस जाकर के हर साल रिन्यू करवाना पड़ता था। जैसे आप अपना पॉल्यूशन रिन्यू करवाते हैं, या जैसे अभी आप अपना लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं, उस तरीके से, ठीक है ना। तो ये दोनों ही पॉइंट ठीक है। हम इससे ये भी पता लगता है कि कितना स्ट्रिक्ट कानून थे उस टाइम पे, LPQ पॉलिसी कितनी स्ट्रिक्ट थी और उसने इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। इसीलिए 1991 में जब मतलब हमने परिवर्तन करा अपनी पॉलिसीज में, नई आर्थिक नीति लेकर के आए, तो वहां पर हमने LPQ को समाप्त करके LPG लेकर के आए थे, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है C। आप बस इसको ध्यान से देख करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए इसके बारे में जो बातें। वैसे तो मैंने ज़्यादातर बातें यही रिपीट करी है, फिर भी आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संरक्षण नीति से अभिप्राय क्या है। संरक्षण नीति से अभिप्राय क्या है, तो संरक्षण नीति का मतलब जान लेते हैं। संरक्षण नीति का मतलब होता है कि आप घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करेंगे बाहर से, आयात को रोकने के लिए उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, जैसा कि हमने पढ़ा, प्रशुल्क और कोटा निर्धारित कर देंगे। तो पहला हो गया घरेलू उद्योगों को संरक्षण। बिल्कुल, संरक्षण नीति के अंतर्गत घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिया जाता है। इसीलिए आज तक हमारे यहाँ पर अमेरिका की सबसे बड़ी चेन जो है कंपनी, वो वॉलमार्ट अभी तक हमारे यहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि हमने घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना है। फुटकर व्यापारी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे अगर वॉलमार्ट यहाँ पर आ जाती है तो। इसीलिए वॉलमार्ट को हमने भारत में आने की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि हम घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं। तो इसे संरक्षण नीति कहते हैं, समझिएगा इकोनॉमिक्स में। दूसरा पॉइंट है निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहन करना। तो देखिए दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही बता रहा है कि हम क्या करेंगे, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। इससे भी क्या होता है, घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान होता है। बाहर से सामान मंगा करके यहाँ पर बेचने पर क्या होता है कि आपके देश में जो वस्तु उत्पादन हो रही है उसकी मांग कम हो जाती है, लेकिन उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए आप निर्यात को बढ़ावा देंगे, ना कि आयात को। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण। तो ये पॉइंट भी ठीक है। घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धा से आपको संरक्षण ही देना पड़ेगा। इन पे ज्यादा मात्रा पे टैरिफ लगा करके इन वस्तुओं को महंगा कर देंगे आप, जिसकी वजह से क्या होगा, इन वस्तुओं की मांग घरेलू अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी, ठीक है। विभेद मूलक तटकर नीति जैसी हमारे ऊपर अंग्रेजों ने लगाई थी, कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है घरेलू उत्पादों की अधिक खपत होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब आप बाहर से वस्तुओं को आने पर महंगा कर देंगे तो घरेलू उत्पादों की तो खपत अधिक होने वाली है ना। अभी आपने शायद पता हो, हार्ले डेविडसन पे भारत ने जब अधिक मात्रा पे टैक्स लगा दिया तो उसकी डिमांड भारत में कम हो गई, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला कि हम चाहते हैं कि भारत हार्ले डेविडसन पे लगने वाले टैरिफ को कम करे। तो ये संरक्षण नीति थी अपने घरेलू बाजार के ऑटोमोबाइल्स कंपनीज को संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो इस तरीके से जब हम कोई नीति को अपनाते हैं तो उसके अंतर्गत हम घरेलू उत्पादों को अधिक खपत बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देने के लिए ऐसा करते हैं, और घरेलू उद्योगों को भी संरक्षण देने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसका आंसर हो गया है चारों, यानी कि A, B, C और D। तो आप इसका आंसर ध्यान से देख लें और इसको ध्यान से पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि हाइड आंसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो चलिए, यहाँ तक हमने इसको आपके 10th पार्ट को कवर कर लिया है। अब जो अगला पार्ट होगा उसे आगे अगली वीडियो में कवर करेंगे। 10th नहीं, सॉरी 11th पार्ट को कवर करा हमने ये। तो 11th पार्ट तक हमारा हो गया है। अब हम 12th पार्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, अभी जो सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है और ये 3 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप घर पे प्रिपरेशन करते रहें बहुत अच्छे से, क्योंकि आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है कि आपके पेपर तो उसी शेड्यूल के हिसाब से होंगे। मतलब इस साल के स्टूडेंट्स का नहीं, मैं अगले साल स्टूडेंट्स जो मतलब 2021 में जो पेपर देंगे उनकी बात कर रहा हूँ। जो 11th वाले प्रमोटेड पास हो चुके हैं और 12th में आ गए हैं, वो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। हमने भी अपने ट्यूशन में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है और वो ऑनलाइन क्लासेस देना चालू कर दिया है। तो आप भी इसी तरीके से कहीं से जुड़ करके अच्छे से तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए और उसके बाद फिर आप पछताएं, क्योंकि ये जो 1-2 महीने है, क्योंकि 1 अप्रैल से प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। और ये तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, आप घर पे ही हैं, आराम से घर पे बैठ करके प्रिपरेशन करते रहें। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज यूट्यूब पे डाल रखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर से शुरू हो जाइए और तैयारी करना चालू कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेरीज मैं आपकी सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ताकि आप आने वाले टाइम पर बहुत अच्छे से स्कोर करें और घर से बाहर मत निकलिए। देखिए, फेज ऐसा चल रहा है, इतनी मतलब समस्या हो रही है, लेकिन अगर हम कुछ दिन के लिए घर में रहेंगे, जैसा कि सरकार कह रही है, अगर हम कहना मानते हैं और कुछ दिन घर पे रहेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम एकदम से ठीक हो जाएगी। अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम चल रही है कोविड-19 की, ये हम सब मिलकर के अगर घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर हम ही घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे साथ साथ हमारे घर वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए और आस पड़ोस समाज के लिए खतरा है। तो प्लीज घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। 12th क्लास में आप आ गए हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।